नमस्कार, मेहता टॉक्स पर आपका स्वागत है। मैं एक कहानी कहने जा रहा हूँ, अपराध कथा है। बिना किसी रहस्य रोमांच उत्पन्न किए, सीधी-सादी सच्ची कहानी आपके सामने लाता हूँ। इस उपदेश के लिए, इस संदेश देने के लिए कि व्यक्ति अपने जीवन को किस तरह से संयमित और सरलता से जिए, तो जीवन स्वर्ग है, वरना नर्क की आग है। पिछले महीने, अब तो कहिए पिछले साल, दिसंबर के 20 तारीख, दिन मंगलवार, उस महीने का जाड़ा और कृष्ण पक्ष अमावस्या के 3 दिन पहले 23 तारीख को अमावस्या, 20 तारीख की घटना है। घटना शाम को घटती है इस शहर में, हजारीबाग में। घटना हजारीबाग पुलिस लाइन स्थित रेसिडेंशियल क्वार्टर है, उसी क्वार्टर में से एक क्वार्टर की है। एक पुलिस वाला जो सिपाही था कभी, अब शीघ्र ही उसकी एएसआई में प्रोन्नति होने वाली थी, हवलदार होने वाला था, प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया था। नाम उसका है परशुराम राम। हजारीबाग पुलिस सेवा में वे कार्यरत हैं। 20 तारीख की शाम जब वे अपने ड्यूटी से वापस अपने क्वार्टर पहुंचते हैं, तो देखते हैं कि उनकी पत्नी रक्त रंजित नीचे फर्श पर दम तोड़ चुकी है। गर्दन रेता जा चुका है, पीठ पे छुरे की धार है, बहुत मार है, कट है अनेक। परशुराम के पहुंचने के पहले ही वह दम तोड़ चुकी है। पुलिस कॉलोनी कोहराम मच जाता है। यह समय शाम के 7-8 बजे के बीच का है। शाम के संध्या को जो हाजिरी लगती है, वह हाजिरी देने गए थे परशुराम, जिनकी प्रोन्नति अभी हुई नहीं थी, लेकिन हवलदार का उल्लेख होता है कि हवलदार भी कहा गया है समाचार पत्रों में। इस कहानी के लिए मैं रांची से प्रकाशित सभी समाचार पत्र, दैनिक जागरण, प्रभात खबर, हिंदुस्तान तथा अन्य जितने भी दैनिक पत्र हैं, जिनको मैंने पढ़ा और इस कहानी पर कुछ कहने के लिए मैंने विचार किया, सब को धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, उनका आभार प्रकट करता हूं। कहानी को पूरा करने के लिए मुझे गांव में भी संपर्क करना पड़ा, कुछ अन्य लोगों से बातें करनी पड़ी। जिन जिनों से बात किया उन सबों ने काफी सहयोग किया, तब कहानी बनी है। अब उस पुलिस कॉलोनी में तो कोहराम मच गया। लड़की की उम्र सिर्फ 28 वर्ष, नाम रिंकी कुमारी। पुलिस कॉलोनी का वह क्षेत्र लोहसिंगना थाना के जेरे आता है। लोहसिंगना थाना की पुलिस और सार्जेंट मेजर अजीत कुमार चौबे जी, ये सब घटना स्थल पर पहुंच चुके हैं। सबको आश्चर्य है कि परशुराम था नहीं मौका पर। पत्नी इनकी है रिंकी कुमारी, वह इस क्वार्टर में अकेली थी। तब ये 7 और 8, ये 1-2 घंटे के अंतराल में यह लोमहर्षक घटना घट गई और किसी को कानो कान खबर नहीं हुआ। तो आखिर ये हुआ तो कैसे हुआ, किसने मार दिया, क्या कहानी है? तो पूरी बात कुछ इस प्रकार की है
कि रिंकी कुमारी, जिनकी उम्र 28 वर्ष है, जो मृतिका हैं, वह वास्तव में एक नया चला हुआ है आजकल, लिव इन रिलेशनशिप। सिपाही परशुराम ये पूर्व से विवाहित हैं और इनके 4 बेटियां और एक बेटा, पत्नी, भरा पूरा परिवार, ये सभी सेटल हैं, वेल सेटल हैं। रहने वाले पलामू के लेस्लीगंज थाना अंतर्गत पड़ता है गांव ओरिया, वहां के रहने वाले। और यहाँ परशुराम हवलदार के पद पर, सिपाही के पद पर थे, अब हवलदार होते, तो वो नौकरी कर रहे थे। सब कुछ सामान्य चल रहा था। पलामू जाते थे छुट्टियों में अपने घर गांव और आते थे, पत्नी भी खुश, बच्चे भी खुश। एक बेटा जिसकी उम्र 19 वर्ष, 4 बेटियां, वो भी बड़ी छोटी सब थी, किसी चीज की कमी नहीं थी। इसी बीच में भविष्य को देखते हुए उन्होंने अपने वो किसी बैंक से 10 लाख रुपए एडवांस लेकर के हजारीबाग रेलवे स्टेशन के इलाके में कहीं जमीन ले ली लोन पर। हाँ, तो एक बात हुआ कि जमीन लोन पर जब लिया और 10 लाख रुपए का लोन हुआ, तो आधे से अधिक या आधे तो निश्चित इतने वेतन से कटौती होने लगे, तो रुपए कमे, और रुपया कमा तो खर्च, परिवार भी बड़ा गांव में, रुपया कमा तो एक तनाव भी आया गांव में, खर्च में वहां भी कमी आई। ये पत्नी ने महसूस किया, पत्नी को समझाया भी गया कि कट जाता है, कट जाता है, तो बात तो ठीक थी यहां तक। लेकिन जब पत्नी को मालूम हुआ इसी बीच घटना हो भी गई, 3 वर्ष के अंतर्गत एक लड़की रिंकी कुमारी, जो होम गार्ड की परीक्षा देने के लिए, होम गार्ड में बहाली देने के लिए फॉर्म भरने के निमित्त इनके संपर्क में आ गया, परशुराम कुमार के संपर्क में, और परशुराम ने उनकी मदद कर दी। मदद कर देने के बाद दोनों में और प्रगाढ़ता बनी। 28 वर्ष की रिंकी कुमारी स्थानीय हजारीबाग के टाटी झरिया थाना अंतर्गत झरपो गांव की थी। उनके पिताजी का नाम सीताराम रविदास था। है अभी है चित्र में बाईं ओर सिपाही परशुराम कुमार, दाहिनी ओर रिंकी कुमारी मकतूल, और मकतूल रिंकी कुमारी के सगे भाई झरपो से प्रकाश जी ने मुझे बताया कि उनकी बहन मार्कम कॉलेज ऑफ कॉमर्स से ग्रेजुएट थी। अब इन दोनों में दोस्ती जब बन गई, तो सिपाही ने आश्वासन दिया कि जो वैकेंसी निकलेगी या किसी प्रकार के जब होम गार्ड में बहाली होगी, तो इसमें पूरा प्रयत्न करूंगा कि आपका हो जाए चयन। एक आशा, एक भरोसा, एक विश्वास। तो देखिए, कोई भी आदमी जिसकी आवश्यकता होती है, लड़की हो, औरत हो, महिला हो, बालक हो, युवा हो, आश्वासन कहीं से मिलता है तो एक सहानुभूति उसके प्रति हो जाती है। एक आशा बन जाने पर एक व्यक्ति अच्छा लगने लगता है। और ये 28 साल की लड़की, अविवाहित, दोनों में मधुर संबंध बन जाता है। इस बीच में उस लड़की को स्थानीय पेट्रोल पंप पर पंप कर्मी के रूप में नियुक्त करवा देता है, या उसकी नियुक्ति हो जाती है। पेट्रोल पंप पर वो काम करने लगती है, सब कुछ ठीक ठाक। लेकिन पत्नी को जब पता चला पलामू में ओरिया गांव लेस्लीगंज थाना अंतर्गत कि एक इन्होंने राहेल रख रखा है, गांव में बोलते हैं, वहां लिव इन रिलेशनशिप नहीं बोला जाता है, तो गुस्सा, क्रोध, तनाव और पारिवारिक कलह शुरू। अनेक प्रकार से भयानक गृह युद्ध। अब तो हवलदार परेशान। उनकी पत्नी संगीता देवी, वह पलामू डाल्टनगंज से हजारीबाग आई, यहाँ के उच्चाधिकारियों से मिली, सार्जेंट मेजर से मिली,
पुलिसमैन्स एसोसिएशन के पदाधिकारियों से वह मिली। कई बार पंचायत हुआ, बैठकें हुई, 3-3 पंचायतें हुई इस विषय को लेकर के। यह तो नाजायज है, और इस प्रकार से समझाने की कोशिश की गई, सभी समझ भी गए, परंतु वो होता है ना, लागी छूटती नहीं है, तो लग गया तो लग गया। उनकी पत्नी चली गई अपने घर ससुराल, इस सिपाही या हवलदार कहिए उनके घर में रहने लगी। लेकिन यह समस्या बनी रही, और एक दिन संगीता देवी आत्महत्या कर लेती है। आत्महत्या कर लेती है तो संगीता देवी के नैहर वाले, उनके मायके के लोग बहुत ही आक्रोशित हो जाते हैं। परंतु यह विचार करके मन में कि कमाने वाला एक सिपाही है, हवलदार है, और यह तो रही नहीं माँ, तो ये जो 4 बेटियां और एक बेटा है, ये तो बिलख करके रोड पर आ जाएंगे। इसलिए सोच करके राहत दिया, रहम किया कि सिपाही के विरुद्ध केस नहीं किया गया, और वो मौत संदिग्ध का संदिग्ध ही रहा। कैसे मर गई किसी ने नहीं समझा, किसी को जानने की जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन जान सभी गए कि उसने आत्महत्या की इस परेशानी से कि इसने एक प्रेमिका को रखा था। ज्यादा दिन नहीं हुआ ऐसा हुए। अब यहां ये दोनों पति पत्नी के तरह रहने लगे खुल करके। वो आत्महत्या ही कर ली थी, रास्ते से हट ही गई थी। लेकिन इधर सिपाही ने खर्चे देने बंद कर दिए घर में, या देने बंद किए, या दे भी रहे तो कब कम दे रहे होंगे, क्योंकि उधर उधर भी अदायगी करनी थी। ऊपर से यह लड़की रिंकी कुमारी का यह दबाव भी बन रहा था कि भाई विवाह कर लो। कहते हैं मंदिर में दोनों ने विवाह भी कर लिया, सिंदूर भी लगाने लगी, और स्थानीय रजिस्ट्री ऑफिस में मैरिज का जहां रजिस्ट्रेशन होता है, वहां दोनों ने आवेदन भी दे रखे थे, वह आवेदन भी पड़ा हुआ है। सब कुछ ठीक ठाक है। हवलदार ने एक गलती की इस बीच में। उनको चाहिए था अपने 4 बेटियों और एक बेटा, उन सबों के साथ संपर्क बना लेता, धीरे धीरे अपना करके रखता साथ एक साथ। वे सभी नानी घर चले गए रहने के लिए। अब वहां थे कौन इनके, तो नानी घर में, अपने नानी घर में लेकर उनके नाना नानी लेकर के चले गए। खर्चा वहां मिलने नहीं लगा, और यहां भूल गए। इस बीच में उनका जो लड़का था, जिसका नाम आशीष बताया जाता है, वो बराबर उदास, और उसकी माँ आत्महत्या की जिसको उसने देखा, माँ दुनिया में नहीं रही, माँ दुनिया में नहीं रही, मातृविहीन उसकी जो व्यथा थी, उसके अंदर एक प्रतिकार, बदले की भाव उत्पन्न हुआ, और वो बराबर एक क्रोध भरा तनाव से जीवन गुजारने लगा। अपने दोस्त को इस व्यथा से परिचित कराया, अपनी भावनाओं से उसे अवगत कराया। उसका एक दोस्त था जिसका नाम करण राम था। करण की उम्र 21 वर्ष। उन दोनों ने बहुत चिंतन विचार करने के बाद एक फैसला लिया कि अब इसमें और कुछ नहीं होने वाला है, अब हम जो करने जा रहे हैं वही होगा। करण ने उसका साथ दे दिया। अपने पिता के प्रेमिका के क्या कर लेगा वो, ऐसा सोच करके डाल्टनगंज से चला। 19 दिसंबर की शाम को डाल्टनगंज से हजारीबाग वे दोनों लड़के पहुंचे, करण और आशीष। आशीष तो हवलदार का पुत्र ही था।
वे दोनों अपने पिता के क्वार्टर पर पहुंचे, देखा कि उनके पिताजी मौजूद हैं क्वार्टर में, तो इस डर से वो क्वार्टर के अंदर गए नहीं, तो कहाँ जाते, धीरे धीरे रात हो गई थी। इसलिए बताया जाता है, जो रिपोर्ट है समाचार पत्रों में, उसके अनुसार वे दोनों उस क्वार्टर के सामने खंडहर नुमा जगह है, वहां रात बिता लिया। पूछ की रात, कोई कुछ नहीं, रजाई नहीं, बिस्तर नहीं, ऐसा आग है, ऐसा तपिश है बदले का, घृणा का, द्वेष का उस तपन में। लेकिन ताज्जुब उस दोस्त का, आशीष के 21 वर्षीय मित्र को, उसको किस बात की इतनी तपन था, इतनी गर्मी थी, जो उस रात को एकदम आराम से गुजार दिया खंडर में सो करके। सवेरे दोनों उठे, थोड़ी दूर झील पड़ता है, झील का इलाका, झील तरफ चले गए। उधर से साफ सुथरा शौच इत्यादि से निवृत्त होकर इंद्रपुरी चौक पर किसी होटल में खाना खाया। यह मंगलवार 20 तारीख दिसंबर की, ठंड थी। इधर उधर घूमते हुए समय बिताया। दिन के पिछले पहर में वे दोनों चले गए झील तरफ, घूमते रहे। शाम को आए। शाम को जब घर आए देखने के लिए कि क्वार्टर में क्या स्थिति है, तो अपना काम बना करके और यहां से निकल जाएंगे जितना जल्दी हो। लेकिन जब आए दोनों, पिताजी के क्वार्टर पर देखा, तो पिताजी अभी अभी तुरंत मोटरसाइकिल से अपनी प्रेमिका रिंकू कुमारी, जो माथे में सिंदूर लगाई हुई रहती थी, अब उनके साथ मोटरसाइकिल से क्वार्टर में प्रवेश कर रहे थे। ये दोनों दबक गए, कहीं छुप गए, देखते रहे। उसके बाद 7 बजे से 8 बजे तक का समय बताया जाता है। उनके पिताजी हाजिरी देने, लाइन हाजिर होते हैं कहा जाता है, चले गए कार्यालय। यही समय था, यही वक्त था। दोनों धड़ाधड़ अपने पिताजी के क्वार्टर में प्रवेश किया और 28 वर्षीय रिंकी देवी से कुछ बात की। बात बनी नहीं, विवाद हो गया। लेकिन यही है कि यह विवाद जोर जोर से यदि हुआ होता, उसमें वो कुछ चिल्लाती भी, तो शायद कहीं से कुछ राहत, रिलीफ मिलता। लेकिन तब तक ताबड़तोड़ इन दोनों ने उनके गर्दन रेत दिए, पीठ पर वो काट दिया, जहां तहां शरीर पर अनेक कट लग गए। और कहते हैं कि इस कट में, मारपीट में, उसके आशीष कुमार के हाथ भी कट गए थे। और जब देखा कि वो बिल्कुल दम तोड़ दी, तो वो दोनों वहां से तुरंत आनन फानन निकल भागे और रिंकी का लाश के चारों ओर रक्त जमा हो गया। सन्नाटे में, वो अंधेरा तब तक हो गया था, वे दोनों निकल भागे। निकलने के बाद सीधा हजारीबाग कन्या बस स्टैंड गए। वहां टैक्सी से रांची गया। रांची में पहुंचने पर बहुत रात हो गई थी, तो उसमें पेपर जो लेके जाता है पलामू, अखबार ले जाने वाली गाड़ियां, उस गाड़ी से वे लोग डाल्टनगंज पहुंच गए, पलामू पहुंच गए। अब इधर पुलिस, इतना ये तो तारीफ करनी पड़ेगी पुलिस की, हजारीबाग पुलिस की, काम बहुत शानदार किया। ताबड़तोड़ अन्वेषण की दिशा में जुट गए और लगभग 10 दिन, 20 तारीख को घटना घटी थी और 30-31 दिसंबर तक रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया। जैसा बताया कि घटना इस प्रकार से घटी है, लड़के को पकड़ लिया गया और इसके पूर्व में तो मौका वारदात से सिपाही परशुराम
राम को गिरफ्तार कर उस दिन ही जेल भेज दिया गया था। तो उनके नाम पर प्राथमिकी दर्ज की गई थी, वो नामजद अभियुक्त थे। मेरी बात हुई इधर जब इस कहानी का संकलन कर रहा था तो उनके चचेरे भाई से, रिंकी के चचेरे भाई से, फिर रिंकी के अपने बड़े भाई से, उन्होंने कहा कि पुलिस ने जो अब तक कार्रवाई की है उससे वे बहुत संतुष्ट हैं और वास्तव में घटना ऐसी ही घटी है। पुलिस अन्वेषण के बाद कहानी यह है कि वे दोनों लड़के यहाँ आए जैसा बताया गया और उसके पास काटने के जो हथियार थे और उनको तथा खून सने कपड़े, इन सबों को और जूतों को वो आग लगाकर जला दिया। परंतु पुलिस ने जले हुए उस असलहे को और कपड़े को, जूते को ये बरामद कर लिया है। कहना तो ऐसा है। संप्रति दोनों लड़के पकड़ लिए गए हैं, दोनों लड़के जेल में हैं। अब जो वांछित धाराएं हैं उन धाराओं के अंतर्गत केस चलेंगे, डायरी होगा, इसके फाइनल जो चार्जशीट लगेंगे उसके बाद देखिए क्या बनती है। कहानी यही है, यहीं तक है तो कहानी समाप्त है। लेकिन कितना आश्चर्य होता है कि जैसे ही व्यक्ति का गृहस्थी डिरेल्ड होता है तो सब सर्वनाश करके जाता है। हर व्यक्ति को इस प्रकार की घटनाओं से एक संदेश लेना चाहिए और गहराई से सोचना चाहिए कि अब क्या बचा। सिपाही सस्पेंड हो गया, वह हवलदार नहीं बन सका, उसके वेतन नहीं मिलेंगे, पता नहीं सजा क्या होगी। सजा जो भी हो वे तो वेतन क्या मिलेगा, कितना मिलेगा, 10 लाख उधर लिया हुआ वह क्या होगा, जमीन क्यों लेगा, किसके लिए मकान बनेगा। तो यही है कि जो ऐशनाएं हैं उन ऐशनाओं से बच करके व्यक्ति को रहना चाहिए और ऐशनाएं यदि नियंत्रित है तो जीवन सफल है। किसी भी व्यक्ति को हर अच्छी चीज लगने वालों के पीछे नहीं पड़ना चाहिए। कामनाएं तो सबको रहती है कि यह मिल जाए वह मिल जाए, लेकिन कोई कदम जो नाजायज है, असामाजिक है, अराजक है, उसके उठाने के पहले 100 बार सोचना चाहिए परिणाम क्या होगा। आशा है यह कहानी एक अपराध कथा थी, सच्ची कहानी थी, इसे मैं सुनाया। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें। लेते हैं आपसे विदा। आशा है आपको अच्छी लगी होगी तो कृपया लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए तो मेरा नोटिफिकेशन आपको पहुंचेगा। धन्यवाद, नमस्कार।